वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के कवर कर लिए हैं चैप्टर के, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो हमने सारी प्लेलिस्ट जितनी भी बनाई है सब डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, इसके नोट से चाहिए, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से भी आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट से आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज एंड बाय लेंसेज, यानी कि जो रिफ्रैक्शन होता है, परसों हमने पढ़ा था कि एक सरफेस से जब दूसरे सरफेस में जाता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जो लाइट के पाथ में जो चेंज होता है उसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब है कि स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, लेंस जब आ जाता है उसके पास में, तब क्या होता है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो अन इन्फिनिटेसिमल पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस में भी रिगार्डेड एज प्लेनर एंड सेम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस का कोई बहुत छोटा सा पार्ट को हम एक एज अ प्लेन ले सकते हैं और उसमें कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। ठीक है, ताकि वो एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पे क्या होगा, सेम अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब लेंस क्या है, अ थिन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंड बाय टू थिन सरफेस, यानी कि लेंस आपने देखा होगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा और कॉनकेव लेंस भी देखा होगा। ऐसा लगता है कि दो लेंस आपस में चिपका रखे हैं। ठीक है, तो वो है कि अ थिन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंड बाय टू थिन सरफेस, यानी कि दो पतली पतली सरफेसों से वो जो ऑप्टिकल मीडियम को बाउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक लेंस कहते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल, और उसमें से दोनों में से एक सरफेस जो होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, अब है रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस। अब देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स में बाहर को ऐसे बाहर को निकला हुआ आता है, कॉनकेव में अंदर को कॉनकेव टाइप की बनी होती है। ठीक है, तो देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्फेरिकल सरफेस विद सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने माना सी। कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, देखो ये है सी। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूरी जो पोल से लेके सी तक की जो चेंज होती है वो होती है आर। ठीक है, द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यानी कि n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, लेट O बी द ऑब्जेक्ट एंड I इमेज, यानी कि O से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है और I पे उसकी इमेज बन रही है, यानी कि यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स, यानी कि अब एक बार मैं ड्रॉ को समझा देता हूँ। देखो ये P है, पोल है बीच का। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो होती है U, और यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो होती है V। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो वहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, R। अब देखो जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो जा रही है O से N तक, N पे स्ट्राइक करके और जानी चाहिए C पे, लेकिन जो ये लाइट है रिफ्रैक्शन के कारण बनती कहाँ पर है, I पे। ठीक है, अब I पे बनने के कारण जो उसका जो नया फॉर्मूला बनता है उसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का। ठीक है, नाउ वी यूज स्नेल्स लॉ हियर। ठीक है, हमको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि n1 अपॉन n2 होता है, तो साइन हमारा जो वो है, ये है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब n1 आई n2 आई सिंस दे आर पैरेलल एज, तो n1 अल्फा प्लस बीटा और n2 बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ पर ड्रॉ में देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को क्या लिख सकते हो तुम, np अपॉन ओपी लिख सकते हो, तो ये देखो np अपॉन ओपी लिख दिया। वैसे बीटा को हमने np अपॉन पीसी लिख दिया, यानी कि एनपी अपॉन पीसी लिख दिया। ठीक है, और एन टू ये भी सब चीजें मैंने ऐसे लिख दी। तो पीओ की वैल्यू, सारी वैल्यू जो एनपी से एनपी तो कैंसिल आउट हो गया सब जगह, और वन अपॉन पीओ की जगह देखो ये पीओ था, ये तो यू है, यानी कि हमेशा इमेज टेन से माइनस में होती है तो माइनस यू, और पीओ पीसी आर है तो आर, और यहाँ पर आर है, और जो पी आई है यानी कि आई पी या फिर पी आई जो भी कहोगे वो भी है, तो सारी वैल्यूज रखी हमने, तो इस तरीके का फॉर्मूला आएगा। तो एन टू माइनस एन वन, देखो ये एन टू अपॉन आर, ये मान इधर आएगा, तो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर और इज इक्वल टू एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन बी। ये क्या आ गया आपका सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा फॉर्मूला है वो तो बढ़िया है। अब पढ़ेंगे हम लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपका हर साल पेपर में 2020 17 15 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पेपरों में आता है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं इतने साल आया है, तो यानी कि इस साल भी आपके पेपर में आने की संभावना बहुत बनी हुई है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कंसीडर द फॉलोइंग डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा, यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस है उसकी। ठीक है, ये जो है ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक हो गया, बिल्कुल। उसके बाद देखो क्या है कि जिसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है कह रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है, यानी कि इसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, R होगा, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1 से N2 की तरफ जा रहा होगा, और वैसी बात है लाइट जा रही होगी। ठीक है, द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन टू स्टेप्स, यानी कि इमेज फॉर्मेशन दो स्टेप में होगी। सबसे पहले है कि द रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्रिएट्स इमेज I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट O। ठीक है, अब यहाँ देखो जो ऑब्जेक्ट O है वो उसकी इमेज क्या बना रही है, I1 पे बना रही है। ठीक है, I1 पे बना रही है, एंड द इमेज I1 एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और जो I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है
फॉर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू विच फॉर्म्स द फाइनल इमेज आई, जो फाइनल इमेज क्या बनाता है, आई बनाता है। और कहाँ पर बनाता है, यानी कि देखिए इस ऊपर वाले में आई बन रही है, फाइनल इमेज आई बन रही है। और अप्लाइंग द फॉर्मूला डिराइव, यानी कि अप्लाइंग जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला है उसको हम डिराइव करेंगे। देखो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। तो सेकंड से हम सेकंड इंटरफेस से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोथ इक्वेशन को हमने रखा और हमने पाया कि दोनों में इस तरीके का आता है, यानी कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n2 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2, यानी कि जो ये फॉर्मूला है ये आपका होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर v आपका डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और u है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, और v होता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, n2 और n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के दोनों साइड, ठीक है। ठीक है, फिर हमने वो देखा। फिर उसके बाद देखो, अगर हमने कहा कि जो v है आपका f के बराबर है, यानी कि तो v इज इक्वल टू f, तो यहाँ भी 1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 अपॉन में, तो उस तरीके उस फॉर्मूला सेम इस तरीके से भी लिख सकते हो। और वहाँ पर 1 अपॉन f जो होता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u के बराबर होता है। और ये आपको लेंस फॉर्मूला तो सिंपल पता ही होगा। और जो हमारा यारा फॉर्मूला आया है ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और ये सिर्फ लेंस फॉर्मूला इतना होता है माइनस में, और मिरर में क्या होता है, इनके बीच में प्लस होता है। बस बाहर के इतना ही होता है कि लेंस और मिरर फॉर्मूले में जो अंतर होता है वो माइनस प्लस का होता है, ठीक है। तो लेंस मिरर फॉर्मूला आ गया हमारा। अब देखो उसके बाद क्या रहेगी, नोट क्या है, द टू फोकी ऑफ डबल कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्वियसली बात है, यानी कि जो दो फोकस होते हैं किसी भी डबल कॉन्केव और डबल कॉन्वेक्स लेंस के, वो इक्विडिस्टेंट होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। The focus on the side of the original source of light is called first focal point and the other is called second focal point। अब जो पहला सोर्स होगा, दूर जो होगा, जो वो पहला फर्स्ट क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट कहलाएगा, और जो दूसरा पॉइंट फोकस से दूर होगा उसको हम सेकंड फोकल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे देखो पहला क्वेश्चन आता है जो आपका इंपॉर्टेंट है, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ सर्टेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्ट्स एज अ प्लेन ग्लास शीट व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है जब एक बाइकॉन्वेक्स लेंस यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसा काम करता है, सर्टेन इफेक्टिव इंडेक्स प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करता है जब उसको पानी में डाला जाता है। ये तब होता है व्हेन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज दैट सेम ऑफ द लेंस इट विल बिहेव एज अ ग्लास प्लेन ग्लास शीट, यानी कि सिंपल सी बात है, किसी भी आप बाइकॉन्वेक्स लेंस जो है उसको आप पानी में डालोगे, अगर पानी और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है तो वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बाइकॉन्वेक्स लेंस है वो पानी की तरह ही बिहेव करेगा, यानी कि प्लेन शीट की तरह में बिहेव करता दिखाई देगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला है अब बाइकॉन्वेक्स लेंस और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.47, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसे हम पानी में डालते हैं, इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव्स एज अ प्लेन ग्लास शीट, और द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने एक बाइकॉन्वेक्स लेंस को जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.47 है उसको हमने पानी में डाला, और पानी में डालते इनविजिबल हो गया, प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव कर रहा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बताओ, ठीक है। सीधी सी बात है, अब भी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि एक बाइकॉन्वेक्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो प्लेन ग्लास शीट की तरह कब बिहेव करता है, यानी कि जब लिक्विड और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा। अगर ये एमसीक्यू आता तो आपको सीधे से इसमें कर देना है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लिक्विड होगा और बाइकॉन्वेक्स लेंस होगा दोनों सेम होगा, यानी कि 1.47। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, तो सॉल्व करेंगे p इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन r इक्वल टू 0, तो म्यू2 म्यू1 अपॉन इक्वल टू 1, ये सारे जीरो के माइनस 1 इधर चले गया, तो म्यू2 इक्वल टू म्यू1, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो 1.47 ही आया। अगर आपको दिखा हुआ गया तो दिखाना पड़ेगा, वरना अगर एमसीक्यू आ रहा है तो सीधे लिख दो 1.47, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई सेम ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बॉडी को डाला जाता है तो वो एज अ प्लेन ग्लास शीट वो करता है, बिहेव करता है, ठीक है। फिर अगला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच इज स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि u उसका 30 है, ठीक है। तो आपको सिंपल से निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले पोजीशन निकालेंगे, यानी कितने दूर है, तो उसकी वजह से उसका नेचर भी निकाला है, ठीक हो गया। तो 1/v निकालना है आपको, n2 अपॉन n1 बाकी सब चीजें लिखा है 1.5, और जो r2 का यूनिट यानी कि 1/0, तो इस पूरे को सॉल्व करके आया आपको v इक्वल टू -120, मैग्निफिकेशन आया इसका -120 यानी कि 4, यानी कि मैग्निफिकेशन 4 आया, यानी कि एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे भी 4 गुना बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है इसमें, तो जो ऑब्जेक्ट होगी वो वर्चुअल और रिजेक्ट यानी कि सीधी तो बनेगी क्योंकि पॉजिटिव है। अगर ये v कभी भी नेगेटिव आया तो समझ लेना आपका इमेज उल्टी बनेगी हमेशा, ठीक है। v पॉजिटिव आया यानी कि आपका जो इमेज है हमेशा वर्चुअल और रिजेक्ट, साथ ही साथ में मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के कॉन्टैक्ट में रख दिया यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर
यू दे रखा है आपको -20, ठीक है। और ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉम्बिनेशन एडजस्ट इमेज कंसाइडिंग विद इटसेल्फ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या होगा। फर्स्ट एन इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द प्लेन मिरर, यानी कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो प्लेन मिरर के बिहाइंड बनेगी बाय द कॉन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस v1, यानी कि v1 डिस्टेंस से पीछे बनेगी, ठीक है। दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की तरह एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। द इमेज एट अ डिस्टेंस v1 इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेंस कॉम्बिनेशन, दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट u, यानी कि जो फाइनल इमेज होगी वो u पे बनेगी, ठीक है क्या। तो देखो 1/f = 1/v1 - u, तो v1 = fu/u - f आ जाना है, ठीक है। तो 1/f = 1/u - 1/v1, तो सॉल्व करोगे तो u = आपका यहाँ से आ जाना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका फोकल लेंथ होगा वो क्या आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अगला है कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, उसे लिक्विड में डाला जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f = μ - 1 2/r, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि 1/v - 1 की जगह 1/f आप लिख सकते हैं। आपको f भी दे रखा है, r भी दे रखा है, और μ2 नहीं f नहीं दे रखा है आपको, बाकी सब चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो 1/20 = 1.6 - 1 2/r, तो 1/f = ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को आपस में डिवाइड करो तो 2/2r से कट जाएगा, यानी कि 0.6/0.3 f = f/20, तो f = 40 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका आंसर आ गया। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि मैं आपके लिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं टॉपिक के साथ साथ एक क्वेश्चन की भी एक्सरसाइज हो सके, यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उसके जो क्वेश्चन है वो कैसे हो, ठीक है। तो ये बोल मत तो जाना है कि यार इतने क्वेश्चन क्यों है, हमको इतने क्वेश्चन क्या करना है, हमको टॉपिक कवर करा दो। जब टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा वो टॉपिक भी, ठीक है। और आपके दिमाग में बाकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, जबकि पहले तो हमने कुछ और पढ़ा था, ठीक है। ऐसा ही अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आता, हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं, देखो अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 डिसअपीयर्स व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, देखो ये कह रहे हैं कि ग्लास लेंस को हमने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, हमने उसको पानी में डाला, किसी भी लिक्विड में डाला और वो डिसअपीयर हो गया, और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जो ऐसा क्यों इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो हमारा ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होगा लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, जिसकी वजह से जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना हो जाएगा 1.45। ये तो हमने कॉमन सी बात है, जो हमने 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है हमने जो हम इस टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में बिल्कुल आपके लिख जाना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, कि ऐसा ही होता है और ऐसा होता है और क्यों होता है ये भी आपको पता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15, ठीक है। R1 और R2 दे रखा है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12, फोकल लेंथ भी दे रहेगी, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो कितना सरल, देखो तो 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2, फॉर्मूला पता है आपको, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, F भी दे रखा है, सबको रख दो, म्यू आ जाएगा आपका 1.5, यानी कि जो नई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी थी आपको लेंस की वो कितनी हो गई 1.5। अब अगला देखो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है तो कैसी बनती है, लेंस के द्वारा कैसी बनती है, ठीक है। हमने मिरर्स की तो पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे लेंस से। सबसे पहले कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इन द कॉन्वेक्स लेंस एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉनकेव लेंस, यानी कि देखो सबसे पहले जो लाइट गई पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल चली गई वहां से, तो फिर कह रहा है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाती है, उस सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाती है और अपीयर, और इस वाले में यानी कि और कॉनकेव वाले में अपीयर करती है कि उस सेकंड जो फोकस है वहां से जा रही है, क्योंकि देखो लाइट यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ से, लाइट यहाँ से गई तो यहाँ से ऊपर को डाइवर्ज हो गया, लेकिन उसको अंदर कंक्लूड करने के लिए जहाँ पर हमें इमेज चाहिए तो उसको अंदर लेके आए तो हमारा क्या कर रहा है, फोकस पे पास कर जाता है, ठीक है। और जबकि इसमें नहीं होता है, इसमें तो सीधे उस पे फोकस पे से होके ही जाता है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू अनडेविएटेड, यानी कि ऐसी लाइट देखो इसमें भी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, बीच में से जा रहा है, वो बिल्कुल बिना डेविएट होकर जाई जाती है। ये देखो बिल्कुल बीच से जा रहा है तो इसमें बिना कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे जरूरी बात है, अगर आपका ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जब पास होती है तो वो अनडेविएटेड कब होती है, जब उसके सेंटर से पास होती है, ठीक है। और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और अपीयरिंग टू मीट एट इट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या करते हैं, वो मीट करते हैं, और इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में और एक कॉनकेव लेंस में, यानी कि कॉनकेव हल्की हल्की केव टाइप की, गुफा टाइप की बनी होती है ना अंदर को, तो कॉनकेव ऐसे याद कर लेना, और कॉन्वेक्स यानी कि जिसका पेट बाहर को निकल जाता है वो कॉन्वेक्स हो गया। अब है हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन मिरर का तो पढ़ाई था, वही सेम चीज यहाँ पे है, m = h'/h = v/u, कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल सा क्या है, वो होता है आपका क्या मैग्निफिकेशन। v होता है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
अगर आपको हाइट नहीं दिया तो डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से देख के, और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तुमको सॉल्व करो, मैग्नीफिकेशन निकल आएगा। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो पेपर में आया हुआ है, इस साल भी आ सकता है। पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस व्हिच अ लेंस इंट्रोड्यूसेस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, ये एक ऐसा मेजर होता है जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को मेजर करते हैं। यानी कि जब उसमें कोई भी लेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब कोई भी लाइट लेंस में डाली जाती है, तो उसमें कितना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है, वो पावर ऑफ लेंस होता है। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी एंगल लाइट पड़ी, किस एंगल पे पड़ी और उसे उसको पढ़ने के बाद किस एंगल पे कन्वर्ज हुई, यानी कि अंदर को झुकी, और डाइवर्ज यानी कि बाहर को गई। ये सभी क्या है, इसके अंदर आता है एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से दूर पे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर डायोप्टर। ठीक है, मीटर इनवर्स पर डायोप्टर। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f। यानी कि अगर आपको सीधी सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज का फोकल लेंथ दे रखा है तो आप पावर सीधे ही निकाल दोगे, अगर पावर दिया तो फोकल लेंथ निकाल दो, और जो लेंस का जो पावर होती है वो डायोप्टर में निकलती है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, या तो मीटर इनवर्स होगी या फिर डायोप्टर होगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।